गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरे सर हमसे बहुत गलती होती है सर एग्ज़ाम में सर बहुत मिस्टेक होती है सर, लिखने में बहुत मिस्टेक होती है सर। अरे भाई गलती सबसे होगी ही, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान गलती का पुतला होता है, ये तो पता है हमको। अरे सर हमको पता है कि इंसान गलती का पुतला होता है, तो लेकिन सर हम पेपर में गलती ना करें कि हमारे नंबर कटे, तुम क्या करें। तो बेटा हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हो जाती है, ठीक है। तो हमें वही चीज़ें सीखना है कि एरर इन मेजरमेंट कौन कौन सी ऐसी एरर होती है, कौन कौन सी ऐसी त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेज़र करने में, उसको फाइंड करने में, वैल्यू फाइंड करने में क्या गलतियां करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे आज एरर मेजरमेंट कि मेजरमेंट में कौन सी एरर्स होती हैं। तो टाइप्स के बारे में पढ़ें। तो टाइप्स फर्स्ट होता है इसका फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक। सेकेंड है रैंडम एरर एंड थर्ड है ग्रॉस एरर। ये 3 टाइप्स की एरर होती हैं जो हमारे सिस्टम में या इंस्ट्रूमेंट में फाइंड की आती हैं। सिस्टमैटिक एरर में फर्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, सबसे पहले हमें जान लें। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने पे उसमें जो एरर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जस्ट लाइक अ गैल्वेनोमीटर, इफ द पाइवट of the magnetic needle is not exactly in the center, so deflection is not correctly, तो this is called the instrumental error। जैसे आपने देखा हो गैल्वेनोमीटर में जो निडल होती है वो एग्जैक्टली पोजीशन पे नहीं होती है, इस कारण से उनका जो डिफ्लेक्शन होता है वो सही से नहीं हो पाता है, इसलिए अब इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। उस गैल्वेनोमीटर में इंस्ट्रूमेंटल एरर होने के कारण जो कमियां पाई जाती है, जो त्रुटियां पाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर भी क्या होता है, कई टाइप्स का माना गया है। फर्स्ट है जीरो एरर, सेकेंड है कांस्टेंट एरर और सी नंबर होता है लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो ऐसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज आपने देखा होगा। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में जो दोनों का मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, स्क्रू गेज में जो स्क्रू गेज की बात करें यदि हम, तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का जो जीरो होता है वो एग्जैक्टली दोनों कॉन्सेप्ट नहीं कर पाता है, इस कारण से उसमें जो एरर होती है इसको बोलते हैं जीरो एरर बोलते हैं। उसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स में जो वर्नियर स्केल होती है और मेन स्केल का जो जीरो पॉइंट होता है वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली नहीं कर पाता है, जीरो जीरो में कॉन्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसमें जो एरर उत्पन्न होती है उससे बोलते हैं जीरो एरर। क्लियर। कांस्टेंट एरर में क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बार बार ऑब्जर्वेशन करने पर सेम एरर आती है, उसको हम एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार हम इसको मेजर करें उसमें सेम बार एरर आती है, तो उसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट एरर बोलते हैं। थर्ड होता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर मीन्स होता है सपोज लाइक स्केल, तो स्केल में स्केल की मेन स्केल की लिस्ट काउंट निकाल तो 0.1 होती है, लेकिन यदि हमने उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो या कुछ हल्की सी मिस्टेक है, यदि हमने उसको मेज़र किया और उस पर नंबर्स की मिस्टेक हो रही है, नंबर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, तो 0.2 आ रही है, 0.3 आ रही है, तो उसमें जो फाइंड एरर होती है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट में होने वाले एरर होती हैं, ठीक है। रैंडम एरर क्या होता है, व्हेन द एरर इज इरेगुलर, व्हेन द एरर इज इरेगुलर एंड रैंडमली इज कॉल्ड रैंडम एरर। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे रेटिंग लेने पर कितने भी टाइम इसको रेटिंग ले लें हम, कितने भी टाइम इसका ऑब्जर्वेशन कर लें, तो बार बार हर समय वही रीडिंग, वही मिस्टेक, वही एरर हमेशा आती है, उसी को हम बोलते हैं रैंडम एरर। क्लियर। थर्ड होता है
ग्रॉस एरर क्या होता है? द एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड अ ग्रॉस एरर। यदि किसी भी ऑब्जर्वर के द्वारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेज़र करने पर, वैल्यू मेज़र करने पर बार बार उस ऑब्जर्वर के द्वारा गलती हो रही है, एरर हो रही है, उसी को बोलते हैं ग्रॉस एरर। फॉर एग्जांपल क्या होता है? द नंबर ऑफ डिजिट यूज टू एक्यूरेटली एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट को एक्यूरेटली बताना ही हमें क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। जैसे सपोज लाइक 318.2, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो हैं आपके 4 हैं, 1 2 3 4। 4 क्या है आपके? सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट, ठीक है। लेकिन इसमें जो 3 है शुरू के नंबर, वो क्या होगा? सर्टेन वैल्यू। क्या सी वैल्यू है? सर्टेन वैल्यू है। और जो बाद का जो पॉइंट का जो नंबर है वो होता है अनसर्टेन वैल्यू, ठीक है। अनसर्टेन मीन्स होता है कि पक्का नहीं है कि 318 को हम 319 लिखें या 318 लिखें। तो जो पॉइंट 2 है, जो पॉइंट का नंबर 2 लिखा है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन मीन्स ये वैल्यू हमें डाउटफुल क्रिएट कर रहा है कि हम इसको 319 लिखें या 318 लिखें। क्लियर? और जो 318 हो क्या है? सर्टेन है, ये अपना नंबर पक्का पकाया है कि हाँ इसको हम लिखेंगे इतना इतना। क्लियर? लेकिन जो 2 है वो क्या है? डाउटफुल क्रिएट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। तो इस सिग्निफिकेंट वैल्यू या सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो किन किन टॉपिक्स पे, किन किन कंडीशंस पर ही क्या करता है? फॉलो करता है, डिपेंड होता है। तो फर्स्ट फैक्टर इसका है इट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल इन अ नंबर। मतलब किसी भी नंबर का पोजीशन चेंज क्यों ना हो, उससे सिग्निफिकेंट नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 2.147 लिखा है, या फिर एक नंबर लिखा है 21.47 लिखा है। तो 2.147 या 21.47 की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो कितनी होगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितनी होगी इसकी वैल्यू? 4 होगी। इस पे ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर पॉइंट यहाँ लगा है कि पीछे लगा है कि आगे लगा है। इस पे कितनी वैल्यू दी गई है उस पर डिपेंड करता है। लिखा है इट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल इन अ नंबर। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सेकेंड पॉइंट है ऑल द जीरोस ऑकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि यदि आपको बीच में जीरो दिया गया है, सपोज लाइक 31.0007 दिया है, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। कितनी होगी इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू? 6 होगी। तो ये कभी भी आप अपने मन में डाउट मत रखिएगा कि इसमें जीरो दिया है तो जीरो क्यों गिने हम, ऐसा नहीं होता है। जीरो दिया है तो उसको गिनना पड़ेगा। कितनी वैल्यू दी गई है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसे सपोज लाइक 232 दिया है, इसमें यदि कोई पूछे आपसे कि इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगी, तो अभी मत बोलिएगा कि 1 2 3 4 5 6 नंबर होगा। इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। क्यों? क्योंकि इसके देखो बेटा पे इसमें वैल्यू क्या दी गई है आपको? 232 दिया गया है, लेकिन 0 दिया है, लेकिन 0 के बाद कोई नंबर दिया है क्या? नहीं दिया है, 0 बस दिया है, ठीक है। 0 को नहीं गिना आता है इसमें। क्लियर? यदि यहाँ पे सपोज लाइक आपको ऐसा दिया होता 232.000 ऐसे, तो इसमें कितनी होती? 2 1 2 3 4 5 6। इसकी वैल्यू कितनी होती? 6 होती। क्लियर? क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू होती है इसमें, ठीक है।
इसमें 6 होगी, पॉइंट लगा है तो, यदि नहीं लगा पॉइंट उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 ही मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है इफ द नंबर इज पावर ऑफ 10 इट पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट। यदि कोई भी नंबर यदि पावर के रूप में 10 पावर के रूप में दिया गया है तो 10 पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिना आता है। तो जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल देख लें अपन, 3.147 दिया है इंटू 10 पावर 8 दिया आपको, तो इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी, तो 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर? इसमें पावर से मतलब नहीं होता है, कितनी वैल्यू दी गई उससे मतलब होता है। ठीक, किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन क्या है, सिंगल वन डायरेक्शन है, एक्स मान लीजिए या फिर वाई मान लीजिए। तो क्या है, ये सिंगल वन डायरेक्शन है। तो वन डायरेक्शन है मतलब क्या है, ये वन डायमेंशन का काम करता है। क्लियर? डायरेक्शन को ही हम एक तरह से डायमेंशन से डिनोट कराता है। तो ये क्या है, वन डायमेंशन हो गया हमारा। क्लियर? जैसे रेलगाड़ी होती है, जैसे ट्रेन कैसा होता है, ट्रेन एक वन डायरेक्शन चलती है, तो क्या हो गई, वन डायमेंशन का कार्य करती है। क्लियर? जैसे सेकंड होता है आपका एक्स और वाई, जहाँ एक्स और वाई दोनों एक्सिस साथ में लेकर चलती हैं वो होती है टू डायमेंशन, 2D। ठीक है? सपोज कैरम की गोटी, हम कैरम खेलते हैं तो एक जगह से हम मारते हैं, किक करते हैं, एक जगह से हम पुश करते हैं, तो वन डायरेक्शन गई, फिर बोर्ड से टकराकर सेकंड डायरेक्शन में आती है। तो उसमें जो मोशन होता है वो होता है 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है? थर्ड, नेक्स्ट आता है एक्स वाई एंड जेड, जहाँ तीनों डायरेक्शन साथ में यूज की आती हैं वहाँ होता है 3D, 3 डायमेंशनल प्रोसेस। ठीक है? तो ये 3D डायरेक्शन कहाँ होता है, ये होता है आपका स्पेसशिप में होता है। ठीक है? सपोज लाइक आप फुटबॉल मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा सपोज मान लीजिए क्या है, कोई प्लेनेट है, अर्थ है, तो अर्थ जो होती है वो क्या है, तीनों डायमेंशन में घूमती है। क्लियर? काइट, पतंग, पतंग में क्या होती है, तीनों डायमेंशन में घूमती है। तो ये डायरेक्शन को शो करता है और इस डायरेक्शन को हम डायमेंशन के रूप में बोलते हैं। क्लियर? जो हमारा डायमेंशन फार्मूला है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि डायमेंशन फार्मूला को हम किस रूप में लिखें। सबसे पहला होता है कि डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए। इसे कर्ली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखा था। वेयर m is mass, L for length and T for time, and ABC is a constant value. Clear? Third thing, power 0 should not be included. पावर 0 जो होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एरिया, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो ही आप डायमेंशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को अभी हमने बताया अभी आपको, m फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। तो ये यूनिट क्या होती है लेंथ की, ये लेंथ क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। तो इसको जो करेंगे, किससे करेंगे हम, कैपिटल L से। यानी डायमेंशन फार्मूला कैपिटल L शो करते हैं। डायमेंशन फार्मूला में इसे हम कैपिटल L शो करेंगे
क्योंकि लेंथ है। और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ एक तरह से क्या होती है, लेंथ का ही काम करती है। इसमें क्या होगा, इसका भी आपको एल ही लिखना पड़ेगा। कितना हो गया आपको, एल स्क्वायर। क्लियर। अब डायमेंशन फॉर्मूला के इसमें कंडीशन लिखें तो क्या होगा आपका, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। क्लियर। नेक्स्ट, अरे सर छोटा छोटा पुच्चू पुच्चू क्या कराते हैं, थोड़े बड़ा बड़ा कराइए। अरे कराते कराते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इतना बड़ा वाला। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, हम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे सर हमें पता है, अरे अच्छी बात है पता है, थोड़ी यहाँ भी देख लो। लेंथ को शो करेंगे हम कैपिटल एल से, क्योंकि लेंथ। ब्रेथ भी क्या है, इसको हम एल से करेंगे क्योंकि लेंथ कम करेगी, और हाइट भी तरह से हमारा लेंथ कम करेगी। कितना हुआ इसका, एल क्यूब। कितने एल है यहाँ पे, 3 है, तो एल क्यूब। इट इज रिटन इन द डायमेंशन फॉर्मूला m0 l3 t0। क्लियर। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम शो करते हैं कैपिटल किससे, कैपिटल एम से, एम फॉर मास। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर। कितने हैं यहाँ पे, एल क्यूब है। एल क्यूब जैसे ही ऊपर आएगा तो क्या होगा आपका, एम एल माइनस 3 आपका। क्लियर। अब इसे डायमेंशन, इट इज रिटन द डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस 3 t0। क्लियर। तो ऐसे ही आप कई क्वेश्चन, ऐसे ही आप कई फॉर्मूले, यदि आपको फॉर्मूले पता है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पुष्पा झुकेगा नहीं। लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। अरे सर आप हमें हमेशा कमी बताते रहते हैं, अरे हम आप ही कमी नहीं बता रहे हैं, हम इस डायमेंशन फॉर्मूला की कमी नहीं बता रहे हैं कि इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि किस किस चीज़ के लिए ये वैल्यूएबल होता है। फर्स्ट है, it does not give any information to dimensional constant। डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में ये किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। क्लियर। सेकेंड है, इफ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिपेंड more than 3 factors, then the formula cannot
यदि आपकी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर ज़्यादा है, MLD चलता है, मास लेंथ टाइम चलता है, लेकिन मास लेंथ टाइम के अलावा यदि कोई फैक्टर है तो उसके लिए ये फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर? थर्ड थिंग ये कि ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंट, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, इन सब के लिए ये वैल्यूएबल नहीं होता है। क्लियर? तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन टू डायमेंशनल कांस्टेंट, ये डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। सेकेंड थिंग क्या है, यदि आपका MLT के अलावा और कोई फैक्टर्स है तो उसके लिए ये वैल्यूएबल नहीं होता है। थर्ड थिंग क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए भी ये वैल्यूएबल नहीं होता है। ये कुछ कमियां हैं जो डायमेंशन फार्मूला अपने में नहीं रखता है। S इज अ डिस्प्लेसमेंट, U इज अ इनिशियल वेलोसिटी, T फॉर टाइम, A फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर? सबसे पहले हम मान लेंगे इसमें LHS क्या है, नहीं, हमें सबसे पहले S का, U का, T का और A का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो बताएं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताएं? डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक तरह से लेंथ का काम करता है, ठीक ना। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है आगे जा रही है, पीछे जा रही है, कहाँ जा रही है, इसको डिनोट करेंगे हम किससे, L से करेंगे, लेंथ का काम करता है। नेक्स्ट है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, U है। U क्या होता है बताएं? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस से शुरू करते हैं L से और टाइम करते हैं T से, तो क्या होगा ऐसा हमारा LT-1। नेक्स्ट थिंग टाइम, और टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। क्लियर? A फॉर एक्सेलरेशन, A फॉर एक्सेलरेशन, what is acceleration? The change in velocity upon time, the change in velocity upon the change in velocity per unit time। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी का हमने निकाला है LT-1, ठीक है, और अपॉन टाइम कितना है हमारा, T है। T ऐसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स होगा, क्या होगा LT, T ऐसे ऊपर जाएगा तो LT-1 तो क्या होगा -2, तो एक्सप्रेशन कितना हो गया, LT-2। तो हमें S की, U की, T की और A की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इन्हें हमें इस इक्वेशन में पुट करना है LHS इक्वल टू RHS करके। यदि LHS इक्वल टू RHS आता है तो हमारा आंसर सही है, हमारा इक्वेशन क्या है, सही है। क्लियर? फर्स्टली LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसमें S है, S क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो S पे से हमने शो किया है, S शो किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है RHS, UT प्लस हाफ AT², ठीक है। वैल्यू पुट करें यहाँ पे, U की वैल्यू कितनी है, LT-1 इंटू T, T की वैल्यू कितनी है, T है वैसे प्लस,
अब देखिए इसमें 1/2 लिखा है, तो 1/2 जो होता है वो डायमेंशन कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कांस्टेंट वैल्यू के लिए ये डायमेंशन फार्मूला अवेलेबल नहीं होता है, तो इसमें 1/2 नहीं लेंगे हम। क्लियर। ए क्या है इसमें, एक्सप्रेशन, तो कितनी वैल्यू यहाँ पे LT-2 है, और टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी क्या है, स्क्वायर है। क्लियर। सॉल्व करें इसे, पावर क्या है 1 है, तो N2 में पावर प्लस होती है, तो -1 + 1 कितना होगा 0, तो LT 0 प्लस इसमें क्या होगा -2 + 2 0 हो गया, तो LT 0। राइट इन द डायमेंशन फॉर्मूला, तो यहाँ रखेंगे M0 LT0 प्लस M0 LT0, इस लिखते हैं हम क्या M0 LT0। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो फाइंड द इक्वेशन 1 और सेकेंड देखें, इसकी वैल्यू भी M0 LT0, इसकी भी M0 LT0 है, तो इक्वेशन 1 और 2 क्या है, दोनों ही सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं कि LHS = RHS। क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।